हाँ जी, यूनिट एंड डायमेंशन। देखो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में सबसे पहले हमने ना हल की डायमेंशंस के बारे में सीखा था, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस के बारे में सीखा था। उसमें कुछ एक डायमेंशंस अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा, थोड़ा चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, करना, क्योंकि बार बार यूज़ होंगी वो, ठीक है ना। जैसे उसमें से जो यूज़ होने वाली हैं, जैसे मास की आपको पता ही है, मास की डायमेंशन क्या होती है, m। लेंथ की क्या होती है बताइए, लेंथ की l होती है। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है बताइए, टाइम की डायमेंशन t के बराबर होती है, आपको पता ही है। एक इसके अंदर आप एक वेलोसिटी की याद कर लो, वेलोसिटी की क्या होती है बताइए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो LT-1 आएगी इसकी डायमेंशन, LT-1। एक आपको जैसे इसका पता है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताइए LT-2। एक फोर्स की याद कर लो आप, फोर्स की MLT-2। अच्छा, एक तीनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे किस किस की, वर्क, एनर्जी और एक टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है ना। इन तीनों की डायमेंशन होती है ML2T-2 के बराबर, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है, एक ये वाली बात, ठीक है ना। आपको ये वाली चीज़ है ना, देखो अब मुझे भी याद है जैसे, ठीक है ना, इन तीनों की, मतलब ये वाली तो मतलब फ्रीक्वेंटली यूज वाली हैं। अब शुरू करते हैं कुछ रूल्स। अगर आपने ये रूल्स अगर माइंड में सेट कर लिए तो समझ लो ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। वो रूल्स क्या है सुन आप, जैसे कि मान लो आप मुझे पहले तो एक क्वेश्चन बताओ, इसका जवाब दो मुझे। 2 kg है प्लस 3 मीटर, 2 kg प्लस 3 मीटर कितना हो जाएगा, आंसर देना है इसका। 2 kg प्लस 3 मीटर कितना हो जाना चाहिए? इसको ऐड नहीं कर सकते, इसका रीजन क्या, ऐड क्यों नहीं कर सकते? डायमेंशंस अलग अलग है, ठीक है ना। इसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, m, और इसकी डायमेंशन क्या है, l। दो अलग अलग डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये कहे कि 6 सेकंड में से 2 किलो घटा दो, 6 सेकंड में से 2 किलो घटा दो, तो घटा सकते हो क्या? नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि डायमेंशन अलग अलग है, इसकी डायमेंशन है t और इसकी डायमेंशन क्या है, m। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग डायमेंशंस की चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर ये बोल दिया आपको कि सपोज f इक्वल टू एम में होता है, ठीक है ना, f इक्वल टू एम में होता है, ये बताइए आप इसकी डायमेंशन क्या है, m, और इसकी डायमेंशन क्या है, LT-2। इनको मल्टीप्लाई तो कर रखा है, डायमेंशन अलग अलग है, उसके बावजूद भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बताइए, मास बाय वॉल्यूम होता है, सबको पता है ये मास बाय वॉल्यूम होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, m, और इसकी डायमेंशन क्या है, L3। तो ये बताइए अलग अलग डायमेंशन हैं, और लेकिन हमने फिर भी क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। समझ में आ रही है बात आपको, हमने फिर भी डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर डिफरेंट डायमेंशंस की दो फिजिकल क्वांटिटी हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। एक रूल तो ये वाला है, इस रूल को माइंड में सेट करना आपको। लिखिए इस रूल को, आप लिखिए आप, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फिजिकल क्वांटिटीज of different dimensions cannot be added or subtracted, but they can be multiplied और डिवाइड। उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो आप, दे कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। एक तो रूल ये वाला याद कर लो आप, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी लिखो यार, इसकी फोटो लेनी है, फोटो ले सकते हो आप, ठीक है जी। छोटी सी बात है, अब बढ़ते हैं आगे, इतना टाइम नहीं होता ना। अब आप फेयर में बना रहे हो कॉपी, ड्रॉपर बैच में बैठ के कोई फेयर में कॉपी बना रहा है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। 11th वाले बैच में ही नहीं बनानी चाहिए। फिजिक्स है ये, फिजिक्स में कंटेंट लिखने वाला बहुत कम होता है। आपको रफ में लिखो, फास्ट लिखो, रफ में। दिस इज नॉट द केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री और बायो में तो मैं ये कहता हूँ फेयर में बनानी चाहिए। फिजिक्स में ज़्यादातर आपकी जो एनर्जी वो सोचने में लगनी चाहिए, ना कि नोट करने में, या उसकी मतलब जो है, मतलब आप कलरिंग भी कर रहे हो मान लो सपोज, ठीक है ना, उसी को डिजाइन कर रहे हो, पेन का कलर चेंज कर करके लिख रहे हो उसी को, इसी में एनर्जी लग जाएगी, दिमाग कहाँ लगेगा फिर उसके इसमें। 100% फोकस तो लिखने में ही होना चाहिए, उस पर समझने में होना चाहिए ना यार। लिखने में अगर हमारे टीचर्स मुझे ऑप्शन ये देते कि फोटो खींच लो, ठीक है ना, एज और फोन होता, उस टाइम फोन नहीं था यार, फोन होता
ठीक है ना, और फोटो खींचने का ऑप्शन मिल जाता तो यार कितनी बड़ी बात हो जाती, गजब बात हो जाती फिर तो। आपको ग्रुप कोई और फोटो खींच लो भाई इसके लिए। आप जो है ना इसको ना रफ में लिखो और स्पीडली लिखो, ठीक है ना, बहुत स्पीडली। अभी मैं नहीं रुकने वाला, ठीक है ना, अभी मैं नहीं रुकने वाला, ध्यान रखना। अब तो जानबूझ के नहीं रुकूंगा मैं। इसके अंदर जो है ना आपको थोड़ा सा जो है ना ये यार ये इसमें आप रियल में आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। ये फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसमें ये वाली बात मैंने जो बता दो दी है नहीं समझ में आ गई, इसको दिमाग में भी तो सेट करना है क्लास के अंदर ही बैठ के। हाँ सर ने बताया, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन है, उनको ना ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई, उसको सोचना भी तो अंदर में तो सेट करना है उसको। उसको कुछ ज्यादा समझ में आ गया। देखो अब यार उसको एक होता समझना, एक होता उसको आत्मसात करना। आत्मसात समझते हो क्या होता है वो यार, है क्या करना, खुद मतलब आत्मसात करने का मतलब ये है, सुनो, उसको मतलब अपने यार जिगरे में बिठाना, यार दिल में बिठाना, दिमाग में बिठाना, खून में बस जाने वो चीज, ठीक है ना, उसमें टाइम लगता है यार। सुनो सुना ध्यान से, 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल्स टू 5 kg। 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल्स टू क्या होता है, 5 kg होता है। इसके अंदर देखो प्यार प्यूर तो ये बनता नहीं है, कहना प्यार बना लो, ठीक है ना, प्यार प्यूर तो नहीं बनता, लेकिन आपका ना यार एक चीज तो बन सकती है इस चीज के अंदर, इंटरेस्ट बन सकता है। और वो कैसे बनेगा, जो चीज टीचर ने क्लास में पढ़ा दी ना एक बार, उस चीज को 2 घंटे 3 घंटे लगाओ, ठीक है ना, फिजिक्स में मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। प्यार प्यूर तो वो जमाना ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ना बस इसको एनालाइज कर डालो यार। देखो 2 kg, इसकी डायमेंशन क्या होगी m, इसकी डायमेंशन क्या होगी m, इसकी क्या होगी बताइए m। आप पता क्या m प्लस एम इक्वल टू एम लिख सकते हो, ये रूल है कि m प्लस एम इक्वल टू एम कर सकते हो आप, m इक्वल टू एम प्लस एम इक्वल टू एम हो जाएगा। यार सुनो, इसमें ना बच्चों को लगता है सर m प्लस एम इक्वल टू 2m होना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि m प्लस एम इक्वल टू 2m होना चाहिए। यार पता है ये जो चैप्टर है ना डायमेंशन का, इसमें तो m प्लस एम इक्वल टू एम ही होता है। m प्लस यहाँ पे कोई एलजेब्रा थोड़ा ना कर रहे हैं हम लोग, एलजेब्रा में तो m प्लस एम इक्वल टू 2m हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। बस हर जगह पूरी फिजिक्स में भी m प्लस एम इक्वल टू 2m ही होता है, इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसमें m का मतलब कुछ और है। m यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई चीज, कोई टर्म नहीं है, ये एक m क्या चीज है यहाँ पे, m इसकी डायमेंशन है और इसकी डायमेंशन है, और इसका m प्लस एम इक्वल टू एम का मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन m है, उनको ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी इससे मतलब नहीं है, उसकी भी डायमेंशन m ही होगी। 2m डायमेंशन कुछ होता ही नहीं, उसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो तीसरी क्वांटिटी जो रिजल्टेंट आएगी उसकी डायमेंशन जो होगी वो लिखी हुई है ये वाली, क्योंकि डायमेंशन तो 2m हो ही नहीं सकती ना, 2m नाम की कोई डायमेंशन होती ही नहीं। अब सुन लो, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे जैसे कि 6 मीटर है, ये 2 मीटर है, सपोज क्या आंसर आएगा बताइए इसका, 4 मीटर। एक बार बताइए इसकी डायमेंशन क्या है, l, इसकी भी क्या है यहाँ पे l, इसकी भी क्या है यहाँ पे l, तो l माइनस एल किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, l के बराबर हो जाएगा, l माइनस एल इक्वल टू एल हो जाएगा इसमें, l माइनस एल इक्वल टू एल हो जाएगा इसमें। यार सुनो, आपको l माइनस एल तो इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यार यहाँ पे l माइनस एल इक्वल टू एल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसी दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन l है उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन भी l के बराबर ही होगी, इसका मतलब ये है। तो l माइनस एल इक्वल टू एल होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो मैं ये करूँ कि 3 सेकंड, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 5 सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या है यहाँ पे t, इसकी डायमेंशन क्या है t, इसकी डायमेंशन क्या है यहाँ पे t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए t प्लस टी इक्वल्स टू t। इसी तरीके से t माइनस टी इक्वल टू टी भी होता है, ठीक है ना। यार ये जो है ना मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ना ये माइंड में सेट करके रखनी है, ठीक है ना। ये जो बॉक्स में बंद किए हैं आपको याद रखने, कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। m प्लस एम इक्वल टू एम, l माइनस एल इक्वल टू एल, t माइनस टी इक्वल टू टी, t प्लस टी इक्वल टू टी, ऐसे ही l प्लस एल इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे l प्लस एल ये भी क्या हो जाएगा बताइए, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये l के बराबर ही हो जाएगा, ये भी l के बराबर ही हो जाएगा यहाँ पे। ये बॉक्सेस हैं यार, ये मतलब जो है ना याद रखने आपको, बस रूल नंबर 2 यही था, ठीक है ना। रूल नंबर 2 में ये सब डाल लो आप, ये रूल नंबर 2 बन गया। रूल नंबर 2, फोटो खींचो यार कोई स्टूडेंट, फोन है क्या किसी के पास,
फोटो खींच के यार ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में अपने आप को जोड़ देना। आज एक आधा बच्चा रह जाएगा फिर यार। रफ में लिखो, फायदे में रहोगे, स्पीड बनाओ थोड़ी सी। सिलेबस ऐसे थोड़ा ना पूरा हो पाएगा कि मैं आपकी फेयर में कॉपी बनवाना शुरू कर दूं, बहुत कुछ कराना है ना यार। इसके अंदर जो है ना, सॉरी ये मेरे को टेढ़ी टेढ़ी देख रही है, मेरे को डर लग रहा है। देखो इसके अंदर जो है ना, आप फोटो खींच ली ना आपने इसकी, ठीक है, फोटो मिल जाएगी आपको। हाँ जी, अब सुनो, अगला रूल बता रहा हूं मैं, ये समझ तो आ गया ना। इसमें कुछ समझ ना आए, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ समझ ना आया हो, ऐसा ना हो। एक एक वर्ड जो है ना फिजिक्स के अंदर आपको, अगर एक एक वर्ड मतलब जो है ना समझ लो कि क्लास लिखी गई यार, जो टीचर का बोला हुआ एक एक वर्ड और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक वर्ड आपको पता लग गया, समझ में आ गया, ठीक है ना, तो आपको बाद में एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। अभी क्लास के अंदर अगर आपका ध्यान मतलब कि कुछ और रहेगा इधर उधर, तो फिर बाद में सोचते ही रह जाओगे, फिर किताबों में से पढ़ोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे, आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे बेकार में, ठीक है ना। फिर फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कमाल की बात है, मतलब जो है फिजिक्स उससे स्ट्रॉन्ग होगी कि मतलब आकाश की टेस्ट, मतलब अभी भी एक गुड़िया मतलब कहती मैंने ना फिजिक्स बेस तो है, मतलब कहते आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, मतलब टेस्ट सीरीज की तो कोई खास बात नहीं है अपने आकाश की टेस्ट सीरीज। यार मेरे को समझ नहीं आ रही बात, हद होगी। मतलब वो किस लिए, स्पीड को चेक करने के लिए भाई, स्पीड को बनाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए होती है, वो सिखाने के लिए कभी भी नहीं होती टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो मतलब नुकसान भी कर देती है यार बहुत ज़्यादा। पहले सब्जेक्ट आता तो हो, इसको माइंड में सेट करना पता है कितना मतलब जो है मुश्किल है एक बार इन चीज़ों को। इसके जो क्वेश्चंस हैं एक बार बेसिक क्वेश्चन से सारे सोल्व होना शुरू हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात होती है पहले तो। समझ आ रही है बात आपको? आप मानेंगे नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस में इसके अंदर भी लिखे हुए हैं, ये बहुत सारे बच्चों से, और ये बेसिक है सारे के सारे, हिलेंगे भी नहीं ये क्वेश्चंस, और ये बेसिक ही हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी डीपीपी में दे रखे हैं, ठीक है ना। और आप ये देखना मैं कितना जल्दी और कितना आसानी से कर दूंगा, एक बार ये चीज़ें माइंड में सेट करो बस ये रूल्स को। अब सुनो ध्यान से, अगली बात, अगला रूल ये समझ में आ गया ना? किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलो, इसमें कुछ पूछना किसी को? हाँ जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल है सर। फिर वो किसी पे डिपेंड तो नहीं करती फंडामेंटल पे? सुन, अब आपने अभी बोला कि सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे हुई, क्योंकि वो किसी फंडामेंटल पे डिपेंड तो नहीं करती, ठीक है, ये कह रहे हो आप। इस बात का जवाब दे देता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ बीच में आ गई, अलग सुन लो आप ध्यान से। आप कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता हो, कोई? हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल, मैक्सिमम फ्रिक्शन एफ एस मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस लिमिटिंग या एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन होता है। ये फॉर्मूला होता है, एक होता है ना ये फॉर्मूला। म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस, एन होता है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, और ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले के अंदर म्यू एस की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? एफ एस लिमिटिंग डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रिएक्शन। रियलिटी में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी भी सरफेस का इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अगर ये सरफेस है, कोई आपको ये कहे कि यहाँ पे ये सरफेस है सर, इसका म्यू एस निकाल लो, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करके 11th में एक प्रैक्टिकल होता है 11th के कोर्स के अंदर, अगर करना हो तो प्रॉपर प्रैक्टिकल होता है ये वाला, कि इसका जो हाउ टू, इसमें ना 11th की जो प्रैक्टिकल बुक होती है, 11th की प्रैक्टिकल बुक, उसमें एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सरफेस। ये एक प्रैक्टिकल है, उसमें उसकी जरूरत नहीं होती इसलिए कोई करवाता नहीं है, ठीक है ना। तो ना 11th में करवाया जाता है ना अभी आपको करवाने की जरूरत है, लेकिन होता है एक प्रैक्टिकल। और उसका तरीका क्या होता है निकालने का? उसमें एक ऐसे सरफेस लिया जाता है, यहाँ ब्लॉक रखा जाता है, ब्लॉक रख के उसके ऊपर ये देखा जाता है कि कितना फोर्स लगाने के बाद वो चलना शुरू हुआ है, जस्ट स्लाइड करना शुरू हुआ है कितना फोर्स लगाने के बाद, तो वो फोर्स यहाँ पे आ जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी को बोलते हैं। और साथ में फिर उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना लग रहा है वो भी निकाला जाता है मेजरमेंट करके, वेइंग मशीन से मेजरमेंट करके ये पता लग जाता है उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है उस पर। ये दोनों मेजरमेंट की जाती हैं और फिर उनका रेशियो लिया जाता है, वहाँ से म्यू एस की वैल्यू आ जाती है। और हाँ, 11th का जो स्कूल की बुक्स हैं, स्कूल की बुक्स में एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर, स्कूल के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वहाँ पे डेफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ये आता है उसकी मतलब डेफिनेशन प्रॉपर। मतलब ये है कि साइंटिस्ट लोगों ने सीधा सीधा ये वाला जो फॉर्मूला उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि म्यू एस की डेफिनेशन यही है, बाय डेफिनेशन यही है इसकी। तो कहने का मतलब ये इन दो पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन पे और नॉर्मल रिएक्शन पे।
ठीक है ना, इन दोनों पे डिपेंड करता है ये। और यहीं से इसकी डायमेंशन और यूनिट निकालनी है तो यहीं से निकलेगी तो यहाँ पे ये भी फोर्स है, नीचे वाला भी क्या है फोर्स, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा और यूनिटलेस हो जाएगा। ये डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस होता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो है और फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। फंडामेंटल भी नहीं है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। आपका क्वेश्चन क्या था, मुझे दोबारा बताओ। ये फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है ना, ये फ्रिक्शन पे, ये फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इस पे डिपेंड कर रही है। और फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन खुद फंडामेंटल से बने हैं। फोर्स कोई भी है मास इनटू एक्सेलरेशन से मिलकर बना है। म्यूएस प्रॉपर्टी होती है, फिर तो ऐसे फंडामेंटल बहुत सारी हो जाएंगी। फिर तो प्रॉपर्टी तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी होता है, ई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होता है। फिर तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फिर तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी, सारी प्रॉपर्टीज हैं। फिर तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यही बता देगा बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो अभी तो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होगी यार, अभी तो और भी निकलेंगी प्रॉपर्टीज यार। तो एक बात बताइए, आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इन सबको फिर तो आप फंडामेंटल में डाल दो। लेकिन ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन सब की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, नेट पे सर्च करोगे, तो वो कहीं ना कहीं से किन्हीं दो चीजों को मिला के बनी है। जैसे कि इसकी मैंने डेफिनेशन ये वाली बताई है। हाँ, वो तो हर सरफेस के लिए अलग अलग होती है। म्यूएस की वैल्यू तो हर सरफेस के लिए अलग अलग होगी। म्यूएस नेवर डिपेंड्स ऑन द मास, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है। अगर मास ज़्यादा ले लोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, दोनों का रेशियो बाय द वे वही आएगा। फिर से अगर 2 kg का मास रखा हुआ है सेम सरफेस पे, उसी सरफेस पे उसका मास एकदम से 4 kg कर दिया आपने, तो उससे क्या होगा बताइए, ये भी डबल और ये भी डबल, दोनों डबल रेशियो वही आ रहा है। अल्टीमेटली यार इसका क्वेश्चन ये था कि सर किसी चीज़ की जो प्रॉपर्टी होती है वो फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है। इसका आंसर है फंडामेंटल ही है। कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो क्या कह रहे हो, वो सॉरी वो फंडामेंटल नहीं, वो डिराइव्ड ही है, वो डिराइव्ड ही है। ठीक, कोई भी प्रॉपर्टी हो, और प्रॉपर्टी बहुत सारी होती हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये एक प्रॉपर्टी है। कोफिशिएंट जिसके आगे कोफिशिएंट लगे वो प्रॉपर्टी होती है लगभग। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और भी बहुत सारी मिलेंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सारी प्रॉपर्टीज हैं ये। और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? ये जो अभी डिस्कशन हुआ ये उसका कोई पार्ट नहीं था, ये उससे हट के, ये ना समझ आया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझना भाग्य। अभी सुन लो, देखिए मान लो कि एक रूल होता है यार। रूल ये होता है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन है, जैसे फिजिक्स का रिलेशन है, फिजिक्स के रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि F = m एक फिजिक्स का रिलेशन ही है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V = u + at क्या है, एक फिजिक्स का रिलेशन ही है, ठीक है ना। जैसे कि V = u + at ये एक फिजिक्स का रिलेशन है। जैसे S = ut + ½ at² ये भी क्या बताइए, एक फिजिक्स का रिलेशन ही है। V² = u² + 2s ये क्या एक फिजिक्स का रिलेशन है। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है ना, ये भी एक फिजिक्स का रिलेशन है। एक इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, यानी कि फॉर्मूले यार जितने भी हैं ये सारे फिजिकल रिलेशन बोल सकते हैं इन सभी को। या फिर कैपेसिटेंस होता है Q/V ये भी एक फिजिक्स का रिलेशन है। ऐसे बहुत सारे हैं रिलेशंस, समझ आ रही बात आपको। इन सारे रिलेशनों में एक खास बात ये होती है, कॉमन बात, कि इनके अंदर चाहे वो किसी भी चैप्टर के अंदर क्यों ना हो, इनके अंदर खास बात ये होती है कि इसके अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम होंगी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई टर्म चाहे राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये वाला, इसमें 2 ही टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली, 2 ही टर्म्स हैं। समझ आ रही है बात आपको। ये इसको 3 मत मान लेना सर, एक m एक a, ऐसा नहीं है। ये मल्टीप्लाई में तो पूरे को एक ही टर्म मान के चलोगे आप। ये m में पूरी एक टर्म है, f अकेली एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन पक्का सेम होंगी। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3। एक तो ये वाली होगी, एक ये वाली होगी और एक ये दोनों मिला के होगी। ये 3 टर्म्स है, तीनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ऐसे ही इन तीनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम हो जाएगी, इन तीनों की डायमेंशन सेम हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही इन तीनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम हो जाएगी। 2as पूरी एक टर्म है, u² पूरी एक टर्म है, v² पूरी एक टर्म है, इन तीनों की डायमेंशन सेम होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इस बात का बहुत फायदा होता है, इस बात से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ये वाली बात क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। अभी सुनो, इस बार एक नीट का क्वेश्चन आया था, वो इस बात से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता था, ठीक है ना। मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो क्वेश्चन कौन सा था।
बताऊंगा अभी, देख कौन सा क्वेश्चन था बोला। पहले तो ये इस रूल को समझते हैं थोड़ा सा। देखो आप इसके अंदर आप एक बात बताइए, यहाँ पे चलो इसमें तो पता ही है यार, इसके अंदर सुनो v की डायमेंशन क्या होती है बताइए, LT-1। ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी LT-1। इसमें बताइए एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी और टाइम की क्या हो जाएगी t, तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए LT-1 हो जाएगा इसकी डायमेंशन, LT-1 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा इसके अंदर बताइए s की डायमेंशन क्या होगी l, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी LT-1 और टाइम की क्या हो जाएगी t, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे l। ठीक है ना? अब सुनो हाफ तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आएगी यहाँ पे LT-2 और t स्क्वायर की क्या आएगी T2, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा बताइए l आ जाएगा। समझ में आ गई की बात आपको? l l l तीनों की डायमेंशन सेम आ रही है। ठीक है ना? ऐसे ही आप इसके अंदर अगर करना चाहो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें तीनों की डायमेंशन सेम होगी, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी। इसकी डायमेंशन लिखो आप कितनी आ जाएगी यहाँ पे LT-1 का की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगी इसके अंदर LT-1 की पावर 2, और यहाँ पे बताइए देखो 2 तो कांस्टेंट है यार, इसी कोई डायमेंशन नहीं होती मल्टीप्लाई में है, तो एडिशन में तो भी तो कांस्टेंट एक, तो यहाँ पे a की डायमेंशन क्या होगी LT-2 टाइम की s की इसकी कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे LT-2 और यहाँ पे क्या आएगी l, इसको बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे L2T-2, इसकी भी कितनी आएगी L2T-2, और यहाँ पे क्या आएगी बताइए इसकी भी L2T-2। देखो सेम आ रही है यार सभी की, इसकी तीनों की सेम आ रही है। समझ में आ गई होगी बात आपको? कोई शक हो तो बताओ इस चीज में। इस बार का पेपर है नीट का आपके पास किसी के पास? चलो कोई बात है ही नहीं। एक इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था इस बार, और वो वाला जो क्वेश्चन है, और हर साल आता है एक ऐसा क्वेश्चन जो कि इससे सोल्व हो ही जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या। करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था सुनो आप, क्वेश्चन ये था कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ पीरियड t। इसके अंदर देखो इसमें पढ़ा होगा वो पेपर, अगर पढ़ा होगा तो आसानी हो जाएगी बहुत। नहीं है, छोड़ो नहीं है। ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ पीरियड t। एक सैटेलाइट है वो अर्थ के ऊपर, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होगा, टाइम पीरियड दे रखा है t, उसका टाइम पीरियड दे दिया t। इफ d इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, d क्या दे दिया आपको डेंसिटी, और g क्या दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट दे दिया g। ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी होगी, फिर ये क्या दे दिया बताइए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टाइम पीरियड ये t4 टाइम पीरियड दे दिया। आपसे ये पूछा गया था कि 3 पाई डिवाइडेड बाई GD ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, और ऑप्शंस पता है क्या दिए गए थे? एक ऑप्शन दिया गया था t², सेकंड ऑप्शन दिया गया था t³, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन दिया गया था √t, और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया था t। अभी तो इस बात की मैं खैर प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा, इसमें ना अभी काम करो। ये क्वेश्चन था ग्रेविटेशन का था, वैसे तो क्वेश्चन ही ग्रेविटेशन का था, लेकिन ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन से बिल्कुल ना आता हूँ, ये क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाना था आपसे। अब करना क्या है, इसने कहा कि 3 पाई बाई GD ये इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना था। करना क्या आपको, 3 पाई तो कांस्टेंट है, g की डायमेंशन पुट कर दो, डेंसिटी की डायमेंशन पुट कर दो, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और g तो आपको पता है ये डायमेंशन कल सिखाया था, वो पुट कर दो, और वो देख लो इन चारों में से किसकी डायमेंशन के साथ सिमिलर है, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाना था। ये
चाहे ग्रेविटेशन आपको नहीं आता फिर भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सोल्व? फिर भी एक काम करो आप, 3 पाई बाई जी डी है, 3 पाई बाई जी डी है, जैसे 3 पाई डिवाइडेड बाई जी डी है यहाँ पे, 3 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, 1 लिख दो आप, लिख दिया 1। जी की डायमेंशन देख के बताओ, कल मैंने लिखवाई थी वहीं से देख के बता दो क्या है, m -1 l की पावर 3 t -2 -2 है क्या? ठीक है। d क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, m बाय में l की पावर 3, ये नीचे आएगा ना तो ऊपर लेके l की पावर 3 को सोल्व कर लो इसको, l की पावर 3 से l की पावर 3 गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा? t की पावर 2, इसकी डायमेंशन तो t की पावर 2 बन रहा है। अब t की पावर 2 डायमेंशन किसकी बन रही है इसमें से? क्वेश्चन सोल्व हो गया तुरंत। तो 10 सेकंड तो लगते हैं यार, सिर्फ हमें g की और d की डायमेंशन तो पता हो बस। कैसा क्वेश्चन आया था पेपर में? इजी क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें g की और d की, d फॉर डेंसिटी और g की डायमेंशन पता होनी चाहिए थी बस। समझ में आ रही है बात आपको? और वहीं जो इस क्वेश्चन को मतलब अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पा रहे, वो वाले बच्चे मतलब मान लो कर क्या रहे कि जो आकाश, एलन, इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें इससे टफ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, हम उनके चक्रों में पड़े और हमसे जो बेसिक पेपर आ रहा है वो हमसे सोल्व नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं की। चलो एनीवे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो रूल था कितना इंपॉर्टेंट है। और ये इस साल नहीं, हर साल कहीं ना कहीं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है हर साल। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए आप एक क्वेश्चन आप करके दिखाना मुझे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करने के लिए। F इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये दे दिया। इसमें ये बोला गया है F का मतलब है फोर्स, X का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डायमेंशन फॉर ए एंड बी। फाइंड डायमेंशन फॉर ए एंड बी। ठीक है, करो करो, सॉल्व करना, बोलना नहीं है, लिखो बस। सुना यार, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। F इक्वल टू ए एक्स, ए प्लस बी एक्स, जैसे F की डायमेंशन क्या हो जाएगी बताइए? एम एल टी माइनस 2। तो ए एक्स की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी बताइए? एम एल ए की, सॉरी ए की भी क्या हो जाएगी यहाँ पे? एम एल टी माइनस 2 हो जाएगी इसकी भी, ठीक है जी। और बी की डायमेंशन, बी एक्स की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी बताइए? एम एल टी माइनस 2 हो जाएगी। अब सुनो, ए की तो यही हो ही गई, वो जो एफ की है वही ए की और वही बी एक्स की हो जाएगी। अब सुनो आप, बी इंटू एल इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 2, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। बी की डायमेंशन क्या आएगी बताइए यहाँ पे? एम टी माइनस 2 आएगा आपके पास। ये बी की, ये ए की डायमेंशन आ गई, फिर बी की भी आ गई। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक? आगे बढ़ते हैं। v इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट टी प्लस सी एक्स स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। इसके अंदर जो है ना, आप कहाँ पीछे पीछे लिखते हुए रह गए? लिख रहे हो आप? इसके अंदर रफ निकाल लो, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ रफ में लिखो आप पहले। अभी टीचर्स किया तो पूरी बात फॉलो करो या कुछ ही ना फॉलो करो, सीधी सी बात यही है। नीट के अंदर टीचर्स को भगवान मान लो, मैं कहता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा।
भगवान का मतलब ये नहीं कि कल पूजा करने आ जाओ, कल दिया बत्ती ले आओ, जैसे भगवान मान लिया मैंने तो। मतलब जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। देखो फाइंड एबीसी, मतलब एबीसी निकालने का मतलब है डायमेंशन ऑफ एबीसी। फाइंड डायमेंशन ऑफ एबीसी करो आप। हो गया, सुन लो आप। इसमें यार देखो, इसमें जो है ना, इसमें डायमेंशन को कितनी टर्म्स है बताओ? 4 हैं। इन चारों की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी ना यार, किसी एक की पता लग जाए बाकी सभी की पता लग जाएगी। इस v की क्या है यहाँ पे? तो इसकी, इस पूरे की और इसकी भी क्या रहेगी? LT-1 ही रहेगी। a की क्या डायमेंशन आएगी? LT-1। b रूट t की क्या आएगी? LT-1। और cx² की क्या आएगी? LT-1 ही आएगी। इसको जो ना यहाँ पे a की आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा? b, यहाँ पे क्या आएगा? LT-1 डिवाइडेड बाय में रूट टी। एक काम करो, क्या आएगा यहाँ पर? ये LT- रूट टी की क्या आएगी? t की पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे? t की पावर -1/2। कितना बनेगा यहाँ पर? ये LT की पावर -3/2 बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये सोल्व करना है आपको, ठीक है ना, ये सोल्व करना है आपको। अभी इसके अंदर क्या है? यहाँ पे c l की पावर 2 इज इक्वल्स टू LT-1। तो c की डायमेंशन क्या आएगी बताइए यहाँ पे? L-1 T-1। ये आपके पास आ जाएगी। a की भी आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई आपके पास। हाँ जी, बात समझ में आई होगी आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, गुड। यार इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मतलब जैसे ना ये से पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चंस बहुत सारे नीट के प्रीवियस ईयर्स के अंदर। इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक और डीपी भी दूंगा, इसमें तो नहीं डले हुए, वो तुरंत हो जाएंगे खटाखट। रूल यही वाला था। ये रूल दिखने में ऐसा लग रहा है बट इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। अभी देखो नीट में क्या क्वेश्चन आया था, सुनो आप। पेपर में क्या क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर एक साइकिलिस्ट है, वो v की स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, v की स्पीड से सर्कुलर पाथ पे r के रेडियस पे घूम रहा है। तो जब भी वो घूमता है तो उसको साइकिल बेंड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? साइकिल बेंड करनी पड़ती है उसको। तो कितना एंगल बेंड करनी पड़ेगी? कितना एंगल बेंड करनी पड़ेगी? ऑप्शंस क्या क्या थे? ठीक है, देखो साइकिलिस्ट है, स्पीड कितनी है उसकी? v, रेडियस कितना है उसका? r। उसको कितना एंगल बेंड करनी पड़ेगी? ए ऑप्शन में लिख रखा है tan इनवर्स v² इंटू rg। एक दे रखा है ए ऑप्शन में थीटा इज इक्वल टू, बी ऑप्शन में दे रखा है थीटा इक्वल्स टू tan² rg डिवाइडेड बाई v²। एक ऑप्शन दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v² बाई rg, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ये लिख दिया v²g, डिपेंडेंसी नहीं आर पे, ये लिख दिया। ये 4 ऑप्शंस हैं।
अभी मान लो बच्चे ने देखा जी ये क्वेश्चन क्या दे दिया, ये तो साइक्लिस्ट कहाँ से आ गया, ये आर का रेडियस वी की स्पीड, ये थीटे थूटे भाई अपने को नहीं पता क्या कुछ है, कहाँ से क्या बेंड बूंड करना पड़ेगा, मुझे क्या पता कितना बेंड करना पड़ेगा, ये बेंड बूंड तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब सुनो आप, ये वाला क्वेश्चन तुरंत चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन है, कैसे होगा सुनो आप। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस होती है हमेशा ही। कैसी होती है, एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होगा, ये बात पता होनी चाहिए आपको, एंगल हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। इस बात को लिख लो कहीं पे, ये चीज दे भी रखी है, इसमें डीपी में लिख रखा है कि एंगल इज, आगे बताएंगे एंगल इज ऑलवेज डायमेंशन, एक रूल आगे, एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होगा, एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। अगर ये डायमेंशनलेस है तो इधर भी क्या बनना चाहिए, डायमेंशनलेस, देख लो। अच्छा आगे एक रूल आएगा थीटा, अभी वो रूल इसके ऊपर मतलब अकेला वो नहीं, थीटा भी, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा सारे डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है ना। तो एंगल जो अंदर वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये डायमेंशन, ये वाली जो वैल्यू है ये डायमेंशनलेस आनी चाहिए थी, ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए थी। अब ये देख लो किस में डायमेंशनलेस आ रही है ये वाली, ये पता क्या, ये ये इसमें आएगी tan इनवर्स v स्क्वायर बाय r, ये आंसर इसका, इसी में आएगी डायमेंशनलेस। बाकी आएगी देखो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है बताइए, lt माइनस 1 का होल स्क्वायर, और रेडियस क्या हो जाएगा l, और ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये lt माइनस 2, तो क्या आएगा यहाँ पर बताइए l2t माइनस 2 डिवाइड बाय में l2t माइनस 2, क्या आ रहा है यहाँ पर, ये डायमेंशनलेस आ रहा है। आ गया आंसर, आ रही है ना बात समझ में आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो ये वाला जो क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब सुनो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे एक रूल सिखा रहा हूं यार, ये रूल सुनो अब, रूल नंबर कितने रूल्स हो गए थे, नेक्स्ट रूल, जो भी आपने जितने रूल्स बना दिए उसका नेक्स्ट रूल लिखो आप, लिखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, लिखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ये रूल है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आर डायमेंशनलेस, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं। सुना ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी ये वाला, हाँ सेकंड भी डायमेंशनलेस आ रहा है यार इसमें, सही कह रहे हो। मतलब ये तो चलो मैंने वैसे ऑप्शंस बना दिए, मतलब उसमें ऑप्शन में अगर ऐसा आ गया तो फिर इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, फिर बाय द वे यही आ गया मान लो क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे पेपर में जो अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें तो एक में ही आ रहा था ऐसा, ठीक है ना, लेकिन मान लो ये ऐसे दोनों आ जाते हैं फिर तो ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी है, फिर इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, फिर तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस टॉपिक की। क्या कह रहे हो, नहीं इन दोनों, आंसर तो थर्ड ही है क्योंकि रिजल्ट होता है, ये फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg, इतना ही झुकाना पड़ता है, ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट करवाएंगे जैसे, ये तो लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है ये वाला। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है ये अभी नहीं सीखना है कहाँ से आया, इसकी थर्ड कैसे आया, इन दोनों में से कौन सा आएगा, डायमेंशन से इतना पता लग जाएगा कि ये और ये नहीं हो सकते, बस इन दोनों की, ये दोनों डायमेंशनलेस आ रहे हैं क्योंकि थीटा भी डायमेंशनलेस होता है, तो ये दोनों में से एक सही होगा, ये पता लग गया, बस इतना तो पता लग गया ना। अब एग्जैक्ट क्या आंसर होगा उसके लिए तो अब इस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए फिर, ठीक है ना, एग्जैक्ट क्या होगा, बिना टॉपिक की नॉलेज के तो फिर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ऐसे केस में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डायमेंशन से हर क्वेश्चन होगा ही होगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सोली हो जाता है, और कई बार ये होता है कि 4 में से 2 या 3 ऑप्शन हट जाते हैं, 2 ऑप्शन हट जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आपको, कुछ और पूछना है इसके रिगार्डिंग, सुनो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोस थीटा, ठीक है, या फिर कोड थीटा, ये सारे क्या बताइए डायमेंशनलेस है। और एंगल भी एक बात और लिख लो कि एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, एंगल भी हमेशा डायमेंशनलेस होता है, एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। इसके क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ मैं आपको अभी, एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, एंगल भी हमेशा डायमेंशनलेस होता है। अब इसके क्वेश्चन सुन लो, सुनो
मान लो पेपर में ये लिख दिया v इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ बी टी प्लस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बोल दिया v फॉर वेलोसिटी है, v फॉर वेलोसिटी इक्वेशन एक, v फॉर वेलोसिटी है यहाँ पे t फॉर टाइम है, t फॉर टाइम है, x फॉर डिस्प्लेसमेंट है। v फॉर वेलोसिटी, t फॉर टाइम, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ऐसा आपको बोल दिया फाइंड डायमेंशन फॉर a b एंड c, ठीक है ना, ये आपको बताना है। फाइंड डायमेंशन फॉर ए बी सी, ए बी सी के लिए मैं डायमेंशंस बताने कितने हो जाएंगे इस केस के अंदर, ये क्वेश्चन है। सुनो आप ध्यान से, मैं इसका सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ आपको। सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन समझ में आ गया पहले तो क्या है क्वेश्चन, क्या सुनो आप, एक इक्वेशन लिख दी, एक इस इक्वेशन में v फॉर वेलोसिटी बता दिया इसने, t फॉर टाइम बता दिया, x फॉर डिस्प्लेसमेंट बता दिया, आपको a b c की डायमेंशन भी लिखनी है आपको, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में समझो आप, जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है पूरा डायमेंशनलेस होता है। आगे बात समझ में आपको, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ पूरा क्या है, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये साइन के साथ ये प्रकार का थीटा है, ये एक प्रकार का एंगल है जो ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये एक प्रकार का एंगल है, और एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है, कुछ भी हो जाए। आगे बात समझ में आपको, एंगल एक प्रकार से डायमेंशनलेस होता है। अब सुनो, इसमें अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तो ये दोनों इंडिविजुअल टर्म्स, ये पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म, ये दोनों भी क्या हैं, डायमेंशनलेस, क्योंकि दो चीज़ों को ऐड करने पे डायमेंशनलेस तभी आ सकता है जब वो इंडिविजुअली डायमेंशनलेस हो। अगर उन दोनों की कोई डायमेंशन होगी तो आंसर की भी वही सेम डायमेंशन आएगी, m प्लस एम इक्वल टू एम होता है, l प्लस एल इक्वल टू एल होता है। दो चीज़ों को ऐड करने के बाद अगर m आ रहा है, मतलब डायमेंशन m आ रही है, तो दोनों इंडिविजुअली mm थी, तो अगर दोनों को ऐड करने के बाद डायमेंशनलेस आ रहा था तो इंडिविजुअली क्या थी, वो डायमेंशनलेस थी। इसका मतलब साइन के अंदर में हर टर्म डायमेंशनलेस होता है। ये बीटी पूरा डायमेंशनलेस, अकेला बी डायमेंशनलेस नहीं कह रहा मैं, ये पूरा जो बीटी है, ये बीटी क्या है, डायमेंशनलेस, और ये सी एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पे और ये पूरा साइन थीटा, ये भी पूरा डायमेंशनलेस है, तो ये वी और ए की डायमेंशन सेम हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पूरा साइन थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, और साइन के अंदर जो टर्म्स है जितनी भी, वो सारी डायमेंशनलेस होती हैं। ये बीटी पूरी एक टर्म है, कहीं बी और टी को भी अलग अलग मान लो आप, बीटी पूरी एक टर्म है, सी एक्स स्क्वायर पूरी एक टर्म है, ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, और इन दोनों का जो एडिशन है वो भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। और जो चीज डायमेंशनलेस होती है उसको वन लिख सकते हो आप सोल्व करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे बी टी स्क्वायर है, बी टी स्क्वायर को आप वन लिख सकते हो यहाँ पे, और ये जो सी एक्स स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर तो था ही नहीं इसमें, बी टी था, यहाँ पे ये बी टी था इसके अंदर, और एक है सी एक्स स्क्वायर, इसको भी आप वन लिख सकते हो। तो यहाँ पे b आ जाएगा t माइनस वन के बराबर, b क्या आएगा यहाँ पे, t, इसकी डायमेंशन t हो जाएगी, और इधर जाएगा तो t माइनस वन, और यहाँ पे c l2 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो c की डायमेंशन क्या है यहाँ पे, l माइनस 2। तो कहने का मतलब आपके पास जो है ना, एक तो इसके अंदर जो है ना आपके पास आ गया ये इसका आंसर, एक का ये तब b का डायमेंशन तो ये आ गई आपके पास, कोई फॉर्मूला थोड़ी ना ये, और एक c की डायमेंशन ये वाली आ गई, ठीक है ना। और ए की डायमेंशन क्या है बताइए, एल टी माइनस वन। हाँ जी, ए की डायमेंशन क्या है यहाँ पे, एक ये है, ये आंसर है, और आंसर ये वाला है, तीनों की डायमेंशन आ गई आपके पास। समझ में आ गई होगी बात आपको ये वाली। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? एक क्वेश्चन और करके दिखाना जरा। आगे बढ़े ना, लिख लिया आपने? एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एफ फॉर फोर्स, ए कोस ऑफ ए रूट टी माइनस सी एक्स की पावर 3, बी रूट टी था ये वाला, यहाँ पर आएगा बी रूट टी सी एक्स क्यूब, ठीक है ना, डी रूट वी, ठीक है। एफ फॉर फोर्स दे रखा है यहाँ पे, एफ फॉर फोर्स, टी फॉर टाइम दे रखा आपको, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी फॉर वेलोसिटी, फाइंड ए बी सी डी।
करें इसको, कितना सौ का क्वेश्चन? अच्छा सुन लो, एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा जो कोस थीटा ये क्या बताइए, और ये कोस के अंदर ये जो ब्रैकेट में बंदा ये भी पूरा क्या है, डायमेंशनलेस है। तो एफ क्यू रहेगी तो सेम हो जाएगी, एक की क्या आएगी बताइए यहाँ पे, एम एल टी माइनस टू, सीधी सी बात है, तो हो गया ये। अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर वाला डायमेंशनलेस है, तो ये इंडिविजुअल तीनों की तीनों टर्म्स डायमेंशनलेस है, सीधी सी बात यही है, तीनों इंडिविजुअल टर्म्स क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। साइन या कोस के साथ वो जो थीटा होता है, उस थीटा की जगह अगर ब्रैकेट में टर्म्स हो तो इन सारी टर्म्स की डायमेंशनलेस ही होती हैं, सबको 1 लिखा जा सकता है सोल्व करने के लिए हम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन सोल्व, बी रूट टी क्या लिख सकते हो आप बताइए, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, सी एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो, डी रूट वी को क्या लिख सकते हो बताइए, 1 लिख सकते हो। यहाँ बताइए बी टी की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो बी की डायमेंशन क्या है यहाँ पे, टी की पावर माइनस 1/2। यहाँ बताइए सी एल की पावर 3 इक्वल्स टू 1, तो सी की डायमेंशन क्या है यहाँ पे, एल की पावर -3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डी यहाँ पे क्या आएगा, ये एल टी माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो डी की क्या आएगी यहाँ पे, ये यहाँ तो रखे रखे 1/2, टी की पावर -1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, तो डी की क्या आएगी यहाँ पे बताइए, एल की पावर -1/2, टी की पावर 1/2, ये तो डी की आ गई आपके पास, ठीक है। सी की आ गई, बी की भी आ गई, कर लेंगे ना आप इस तरीके से। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक किसी को इसमें? ये कितनों को समझ में आ गई बात, ठीक। अगला रूल, पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, लिखो आप, अगला रूल लिखो आप, पावर ऑफ एक्सपोनेंट is always dimensionless। मतलब क्या है इसका, जैसे कि मान लो कहीं पे ऐसा लिख रखा है v इज इक्वल्स टू ए, ई का ई होता है एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, ये मान लो बी टी स्क्वायर के बराबर, ऐसा दे दिया आपको। यहाँ पे बोल दिया कि v फॉर वेलोसिटी, ठीक है, t फॉर टाइम, v फॉर वेलोसिटी, t फॉर टाइम, फाइंड ए एंड बी, मतलब डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशन फॉर ए एंड बी, करिए आप इसको। हो गया वो, कितना सो गया, सुन लो आप। इसमें एक बात बताइए आप, ये एक बात बताइए, ये पूरा डायमेंशनलेस है, सुन आप, ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, पूरा का पूरा, और इसकी पावर भी डायमेंशनलेस है यार। ई पता है क्या, ई यार एक ना साइन कोस की तरह ही होता है। एक बात बताओ, जैसे इसमें लिखा हुआ है ई की पावर बी टी स्क्वायर, और एक लिखते हैं जैसे कि साइन ए टी प्लस बी रूट एक्स, ऐसा लिखते हैं मान लो। इसमें साइन के तो साथ में लिखते हैं, ई के कभी साथ में नहीं लिखते होते, ई के पावर में लिखते होते हैं। आ रही बात समझ में, कुछ भी लिखेंगे ना ई के पावर में लिखेंगे, तो ई है क्या चीज सर, ई साइन या कोस की तरह, जैसे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस टेन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई क्या यहाँ पे लाइक साइन, साइन लिख दिया, ठीक है ना। साइन अकेला साइन कुछ नहीं होता, ठीक है ना, मतलब साइन के साथ में कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, ऐसे ई के पावर में कुछ ना कुछ आएगा यार, समझ में आ रही है बात आपको।
इसके अंदर सुनो आप, यहां पे ये पूरा डायमेंशनलेस है और अकेला बीटी स्क्वायर भी डायमेंशनलेस है। इसमें ये वाला डायमेंशनलेस था और ये पूरा भी डायमेंशनलेस था। इसमें ई बीट ये पूरा डायमेंशनलेस है और अकेला बीटी स्क्वायर भी डायमेंशनलेस है। और कल मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा होता ई इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस सी रूट एक्स, ऐसा होता, ये पूरा डायमेंशनलेस, ये पूरा डायमेंशनलेस और ये इंडिविजुअली टर्म्स, ये सॉरी ये वाला पूरा ये डायमेंशनलेस और ये पूरा डायमेंशनलेस हो जाता। आ रही है बात समझ में आपको? करते हैं इसको सॉल्व। सुन आप, देखिए आप इसको करें सॉल्व। यहां पे ये जो ई बी टी स्क्वायर ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो बी टी की पावर 2 ये भी क्या है डायमेंशनलेस, इसको 1 लिख सकते हो आप। तो यहां पे बी टी की पावर 2 इक्वल्स टू 1 हो गया और बी की डायमेंशन क्या है यहाँ पे टी की पावर -2, ये आंसर आएगा। और यहां पर जो v की डायमेंशन है वही एक ही हो जाएगी। वेलोसिटी डायमेंशन क्या है एल टी -1, तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे एल टी -1। समझ में आ गया होगा आपको ये? कोई डाउट है किसी के मन में? वन मोर क्वेश्चन। मान लो कि यहाँ पे लिख दिया मैंने p फॉर पावर, यहाँ पे p फॉर पावर है और यहाँ लिख दिया a e की पावर b एक्स क्यू प्लस सी रूट टी। फाइंड ए बी सी। यहाँ पे x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको, ठीक है ना, और t यहाँ पे टाइम दे दिया। करिए आप। हो गया? गुड। सुन आप, इसके अंदर जो है ना, यहां पे एक बात बताओ आप, ये पूरा का पूरा क्या डायमेंशनलेस, जो पावर की वही एक ही हो जाएगी। पहले तो पावर पता होना चाहिए। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है बताइए? वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की क्या होती है ml/t-2 होती है, ठीक है, और टाइम की क्या होती है t, तो पावर की क्या होगी ml/t-3। पहले तो यही मतलब जो है ना ये पता होना चाहिए। फिर a की वही हो जाएगी जो p की है। a की डायमेंशन तो यही आएगी, क्या आएगी ml/t-3 आएगी। समझ में आ गई होगी बात आपको? तो यहाँ पे एक तो ये सोल्व हो गया। अब सुना अगला पार्ट, ये पूरा क्या है डायमेंशनलेस और इसकी पूरी ये टर्म भी डायमेंशनलेस है, ये पूरी डायमेंशनलेस है। बी एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो बताइए 1, और सी रूट टी को क्या भी लिख सकते हो बताइए 1। तो यहाँ पे बी एक्स क्यूब का आएगा, यहाँ पे एल की पावर 3 इक्वल टू 1, तो बी का क्या आएगा यहाँ पर ये l-3, और सी यहाँ पे क्या आएगा ये टी की पावर 1/2 इक्वल्स टू 1, तो सी की डायमेंशन क्या है यहाँ पे टी की पावर -1/2। ये आंसर आएंगे। तो इस प्रकार बी और सी की भी निकल जाएगी। ये कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक हो तो बताओ यार इस बात में। ये वाली क्लास इतनी थी, ठीक है ना। इसकी जो डीपीपी है वो करके लेके आनी आपको।